वेलकम टू ज़रा हट के। हमें पता है कि आपको ड्रामे बहुत पसंद हैं। सास भी कभी बहू थी से ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो कुछ अरसे पहले तक डॉक्टर आसिम के इश्क ममनू तक चला, और अब जो है उज़ैर भी कभी पप्पू था। आजकल ये ड्रामा इन हुआ है, इसकी कहानी बताएंगे आपको ज़रा। ये एक और सवाल है कि अगर फिर इसमें मुकमुका हुआ तो वो क्या 50-50 होगा? बिल्कुल पूछने का सवाल है। अच्छा, अब होता है शब रोज़ तमाशा नहीं तो ड्रामा मेरे आगे, हम सब के आगे। इस उज़ैर बलोच की दास्तान में कुछ मिस्ट्री है और कुछ हिस्ट्री है। मिस्ट्री पहले आपको बयान कर देते हैं। सितंबर 2013 में जब रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ लियारी में, तो उज़ैर बलोच फरार हो गए। 29 दिसंबर 2014 को उज़ैर बलोच को गिरफ्तार किया गया। दुबई में इंटरपोल ने गिरफ्तार किया उन्हें जब वो मस्कत से बाय रोड आ रहे थे UAE। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को जब पता लगा तो एकदम एक हफ्ते के बाद एक टीम भेजी कि जी ये आप हमारी हिरासत में से दे दें। लेकिन सुनने में ये आता था, काफ़ी मजाकिया बात है कि वो सारी FIRs की थद्दी ले गए, लेकिन वो FIR उर्दू में थी, तर्जुमा नहीं किया। तो इंटरपोल ने कहा कि बड़ी मेहरबानी, अब वापस जाए तर्जुमा कराएं, फिर हमारे पास आए। तो फिर ऐसा हुआ, 2-3 विजिट्स हुई, लेकिन कुछ बना नहीं। जैसे अजमल कस्साब की जो सारा थद्दा है वो हिंदी में पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। उसमें ये भी हुआ था क्या? हाँ। चले, तो फिर हम अकेले नहीं हैं इस काम में, ठीक है। फिर हफ्ते को ही आपने तस्वीरें देखी होंगी रेंजर्स की कस्टडी में उज़ैर बलोच। लेकिन मिस्ट्री ये है कि काफ़ी टाइम से ये रूमर्स, जाहिर है कि हम इनको वेरीफाई भी नहीं कर सकते, ये रूमर्स थे कि उज़ैर बलोच पहले ही कस्टडी में था और अब उसको एक्सपोज किया गया। एक बात है लेकिन जिसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, जिसमें कोई शक नहीं है, और वो है कि उज़ैर बलोच साहब हमेशा पब्लिसिटी और फ़ोटो खिंचाने के बड़े शौकीन थे। अब मोदी लेवल शौकीन। बहुत कम पर्सनालिटीज़ हैं जिनके साथ उनकी तस्वीर नहीं है। मौलाना तारिक जमील के साथ भी है, PPP के लीडर्स के साथ तो है ही है, शाहिद अफरीदी के साथ भी है। इनफैक्ट ये तस्वीरें चल रही हैं, मुसद साहब नोट करें प्लीज़, नबील गबोल के साथ बैठे हुए हैं, मैं खाली गौस अली शाह, ये भी खबरें थी कि शाहिद अफरीदी के साथ भी। ये बिशावर ज़ल्मी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब पूछना होगा, असूलन तो वैसे बनता तो है। पॉइंट है कि ये वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स है, मारवी मेमन के साथ, ये वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स है जो यूज भी करते हैं और जो यूज हुए गए हैं बाय तकरीबन एवरी पावर सेंटर इन कराची एंड बियॉन्ड। अब उससे साहब थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें। एक मैं पहले कह दूं, इसमें बड़ा मजे का रोल है कि जैसे ड्रामों में एक तस्वीर लगी होती है ना हमेशा दीवार पे, हाँ। तो इस पूरे ड्रामे में भी UAE की तस्वीर एक दीवार पे लगी हुई है। UAE को दीवार पे लगा दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी हमें क्या पता, हमारे पास तो था ही नहीं, इंटरपोल आई ही नहीं, हमारे कोर्ट ने तो कह दिया था। जरा आप जो हैं वो मुझे नहीं पता आप क्या मुकदमा बना रहे हैं। मैं तो मुकदमा बना ही नहीं रहा है, हम तो ड्रामा करने की कोशिश तो हो रही है ना। मसला नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि 13 महीने से जो है कैद में था, तो क्या रेंजर्स गलत कह रहे हैं कि 3 दिन पहले उसे गिरफ्तार किया गया? आपका मुकदमा असल में कोई और पढ़ गया है तो अच्छा सर, क्या केस जॉइन कराना है, क्या करना है आपने? दूसरे की तस्वीरें क्या है, दाऊद इब्राहिम के साथ किस किस की तस्वीरें नहीं है, हाजी मस्तान के साथ किस किस की तस्वीरें नहीं है, तो तस्वीरें खिंच जाती हैं। अब ये थोड़ी पता चलेगा कि बाद में ये आदमी ऐसा निकलेगा। तो तस्वीरें खिंचाने वाले जो हैं उनकी नीयत पे तो आपको शुबा नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है। तो पाब्लो एस्कोबार के भी व्हाइट हाउस के सामने एक तस्वीर है। देखो बहुत सारी, अगर आप इस दंगल में पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़े सर, इस दंगल में बाद में पढ़ जाएंगे। देखिए बात ये है कि ये जो हैं होते तो क्रिमिनल्स हैं, मीडिया भी इन्हें क्रिमिनल्स कहता है, सबसे सेफ बेट यही है कि क्रिमिनल्स हैं। लेकिन क्या कोई क्रिमिनल बगैर किसी का हाथ पीठ पे रखे इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ बन सकता है? मसलन मीडिया कभी भी ये नहीं बताएगा कि सहाफ़ियों को भी पैसे देता था उज़ैर बलोच। इफ्तार पार्टियों में सहाफ़ी जौक दर जौक जाते थे। सियासी जो लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ तोहफे तोहफ़े तो जाते ही होंगे। सियासी सरमाया भी था, स्ट्रेटजिक सरमाया भी था। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला, मतलब कम से कम इतना तो मुहिब्बे वतन वो था कि जब तक वो गुड लाइन और लेंथ में था उस वक्त कोई बलोच शर्मचार
लिहारी से नहीं पकड़ा गया। तो इसका मतलब है कि जो डील थी पॉजिटिव पहलू भी था, एक ये कंडीशन भी ये भी था। लेकिन होता ये है कि जब ये आरजी फंड कंपनियां अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो फिर इन्हें निशान इबरत ही बनाना पड़ता है। मसलन रहमान डकैत की मिसाल तो आपके सामने है। मैं अगर इसको बहुत ही रायता फैलाऊं तो आपके पसंदीदा एल कपोन साहब अमेरिका में, CIA ने नेक्सस बनाई, क्यूबा आ गया बीच में, कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन लोग थे जिनके उनसे ताल्लुकात थे, बाद में जाहिर है कि उसे पकड़ लिया गया और आज वो है। हाजी मस्तान बज़ाहिर बहुत ही इंटीग्रिटी वाली एडमिनिस्ट्रेशन थी हिंदुस्तान की, लेकिन अंडरवर्ल्ड के हर बॉलीवुड की तीसरी फिल्म जो है वो उन्हीं की अंडरवर्ल्ड फाइनेंस है ना। हाँ। नहीं, और उसमें स्टोरी क्या होती है कि वो इस्तेमाल होता है पुलिस के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सियासतदानों के लिए, और मरवा दिया जाए। सो इट्स अच्छा, आप अभी नॉर्मल बॉलीवुड की बात कर रहे हैं ना, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने वास्तव देखी है? संजय दत्त की वास्तव ही थी ना, जिसमें वो गैंगस्टर था। उसमें एक सीन मुझे याद आता है कि ठीक है, बिल्कुल वो एक नॉर्मल गैंगस्टर था, हाँ, मतलब प्रोफेशनल, ठीक है, वही लूट मार भट्टा वगैरह। वो जाता है अपने पेट्रन के पास जो एक सियासतदान होता है, वो उसको राय देता है कि यार तुम यूसी इलेक्शन लड़ लो। उसने कहा यार मैं क्यों लड़ूं यार, ये किस तरह का मसला है। उन्होंने कहा नहीं यार तू नहीं समझता, खादी पहनने से ना बड़ी चीजें धुल जाती, ठीक है ना। तो ये मैं सवाल ये सब खादी पहनने के चक्कर में तो यार, लेकिन ये खादी पहनने के चक्कर में ही तो नहीं फंसा कि यार देखो आप एक गैंगस्टर की तरह रहे, आप एक यूजफुल टूल की तरह रहे, ये जो आप पब्लिक पर्सनैलिटी बनने के चक्करों में है ना यार, ये थोड़ा ज्यादा है। आपके ख्याल में ये हुआ है इसके साथ? अच्छा, होता यह है कि जब हम पालते हैं तो हम ये बात भूल जाते हैं कि जब ये लार्जर देन लाइफ बन जाएंगे तो अचानक इनमें कहीं से रूह भी ये आ जाएगी, बिल्कुल, और ये जिंदा हो जाएंगे। हाँ। और हो सकता है फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। जरनैल सिंह भिंडरावाला के साथ क्या हुआ? मिसिस गांधी ने खालसा जो पार्टी थी, खालसा दल था, उसे तोड़ने के लिए उसे बनाया था। उसके बाद इंदिरा गांधी को ले डूबा वो, तो देखे ना, डसा उसने। मलिक इसाक आपके यहाँ अपनी मिसाल है, बिल्कुल, कि उसको इन्फ्लेट किया गया, और जब वो किसी काबिल नहीं रहा उससे बड़े बड़े काम निकलवाए गए, उसके बाद मार दिया गया उसे। BCCI आपके सामने बड़ी मिसाल है। मनी लॉन्ड्रिंग ये वो जब तक कर रहे थे एक ख़ास मकसद के लिए, तब तक BCCI सबकी डार्लिंग था। द मोमेंट वो काम ख़त्म हुआ, BCCI गिर गया, किसी को याद भी नहीं। बैलेंस शीट, एसेट कहते हैं ना, बैलेंस शीट होती है ना यार, तो यार एक इरेजर ही चाहिए होता है कि एसेट सेक्शन से लेके लायबिलिटी सेक्शन में डाल दे एक बंदे को। मिसाल ये भी है कि जब तक अमेरिका और पाकिस्तान का जो अफगान जिहाद चल रहा था, ठीक है, पाकिस्तान में हुकूमत भी वो जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही प्रेसलर तंजीम अमेंडमेंट आ गई, और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगे। हालांकि उससे 2 साल पहले डॉक्टर AQ खान एक इंटरव्यू दे करके बता चुके थे कि जनाब हमारे पास सौदा मौजूद है, मतलब फाइल तैयार थी ना यार, फाइल नोरिएगा डार्लिंग था ना अमेरिका। उसके बाद ये है कि उसने भी अचानक महसूस किया कि नहीं, ये काम तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। जेल में सड़ गया वो फ्लोरिडा में। इससे बड़ी भी मैं एक मिसाल देता हूँ, सद्दाम हुसैन। मिसालें हजारों, मैं मतलब पूरा हजारों खत्म हो सकता है। मैं कहता हूं कि लेट्स कम बैक टू उज़ैर बलोच, हमने एस्टैब्लिश तो उज़ैर बलोच एक कैफियत का नाम है, किसी किरदार का नाम नहीं, कहना नहीं चाहिए यार। अब सवाल ये है कि बिल्कुल सबने फ़ायदा लिया, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने लिया आपकी नज़र में? आई मीन, एक तो इसमें लिस्ट में आते हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जी, ठीक है, जो अभी भी कहते हैं कि बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उस वक्त जो कराची में माहौल था, मैं ख्याल जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने सोचा कि पीपल्स पार्टी को भी एक मिलिटेंट विंग। सर बड़ी तस्वीर देख ली है ना सर, अब मतलब थोड़ा वो मिलिटेंट पेंटिंग की तरफ आ जाते हैं ना, मुगली अंदाज कि PPP को एक मिलिटेंट विंग चाहिए अपनी, अब हम खुद बनाएं या हम आउटसोर्स करें, ठीक है, तो वो आउटसोर्स ही हो गया ना। अब इस वक्त पर इसके रिजल्ट अरेस्ट की अनाउंसमेंट करना, हाँ, आपका ख्याल है कि सबसे ज्यादा टेंशन अभी किसको है? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, जीरो। सिर्फ उज़ैर बलोच को टेंशन है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुकदमा जो है
یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کو اگر سزا ہو بھی گئی پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. مسئلہ اس وقت ہوگا جب وہ جیل میں جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب اس کو ہٹانے کی کوشش ہوگی کسی بھی طریقے سے, اور اس میں کوئی بھی سٹوری آ سکتی ہے اس کے بعد. ڈونٹ یو تھنک کہ عزیر بلوچ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے سب کے اوپر کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس طرح سیکیور ہو جائے گا؟ اگر تمہارے خلاف سلطانی گواہ بنتا ہے تو عزیر بلوچ میرا ہیرو ہے. اگر اس نے میرے لیے کھولنے کی کوشش کی تو پولیس مقابلے بھی تو ہوتے ہیں بالکل, اور جیل میں بھی لوگوں کو اپنے آپ کو پھانسی دے دیتے ہیں, خودکشی کر سکتے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی باتوں کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اگر آپ کو عزیر بلوچ کی گرفتاری کی داستان تھوڑی سی فیملیئر لگ رہی ہے, وہ اس لیے کہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا عمران فاروق مرڈر کیس میں. 2 سسپیکٹس کو گرفتار کیا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ یہ چمن سے گرفتار ہوئے ہیں جہاں پر پاک افغانستان کی بارڈر کراسنگ ہے, لیکن اس کیس میں بھی کافی رپورٹس تھیں کہ نہیں جی یہ کافی وقت سے سیکیورٹی ایجنسیز کی حراست میں تھی. نیوز پیپر میں 2012 میں یہ خبر چھپی تھی کہ 2 سسپیکٹس کو کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا ہے, اور انہی سسپیکٹس کو لے کے آصف زرداری صاحب نے ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے نا پوری اپنی ٹرم گزار دی. کہ اب یہ دیکھو, یہ وہی ہے جو چمن سے بھی گرفتار ہوئے, یہ وہی ہے جو چمن سے گرفتار ہے, خالد شمیم ان میں سے. اب ایک مجھے چیز سمجھ نہیں آتی کہ یار فائدہ کیا ہے ایسا کرنے کا کہ اب پہلے گرفتار کیا بعد میں گرفتاری شو کی. اچھا اس سے پہلے اس شو سے پہلے میں ایک اور ٹاک شو سن رہا تھا, تو وہاں پہ میرے خیال ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے, تو وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا کیا جاتا ہے تاکہ نیٹ ورک کو نہ پتہ لگے. ان دس کیس عزیر بلوچ کے کیس میں پیپلز امن کمیٹی کو پتہ نہ لگے کہ عزیر بلوچ گرفتار ہو رہے ہیں اور سکویز ہو رہے ہیں تاکہ ان سے انفارمیشن نکالیں, تو باقی نیٹ ورک کو نہ پتہ لگے تاکہ وہ اپنی پھر ٹیکٹکس اور ہائیڈ آؤٹس کو چینج نہ کر سکے. صحیح ہے, مجھے تو جائز لگتی ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا, یہ جو مافیا کے لوگ ہیں یہ ہم ٹچے صحافیوں جیسے تھوڑی ہیں کہ تھوڑی سی ذرا سی ریومر آئی اور پیچھے جو ہیں دوڑ پڑے اور اس کو جو ہے ریئل خبر میں تبدیل کر دیا اپنی خواہش کو. یہ بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, یہ آفیشیل پریس نوٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ عزیر بلوچ پکڑا گیا, تب جا کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ارے ہمارا باس تو پکڑا گیا. تو مطلب کہ 6-7 ماہ سے کال کر رہے ہیں اور کا نمبر بند آ رہا ہے, تو یہ زوم کر رہے ہیں کہ بند نہیں آ رہا تھا. عزیر بلوچ اٹھاتا تھا, کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں, بے فکر رہو, اور یہ بات روم میں ہوں, سمجھا کرو تھوڑا, ابھی لوگ بیٹھے ہیں, ابھی فیملی میں بڑی شادیاں ہیں یار, اگلے ٹالتا رہتا تھا. تو وہ جو باقی لوگ ہیں نا وہ باقاعدہ ایک پریس ریلیز کا انتظار کرتے ہیں. 3 دن پہلے ان کے جو ریمننٹس ہیں انہیں پتہ چلا ہوگا کہ عزیر بلوچ جو ہے گرفتار ہو. اچھا, وہ کتنی کہا یہ جا رہا ہے بلوچستان سے وہ داخل ہو رہے تھے کراچی میں, اور بلوچستان میں جو ہے -3 چل رہا ہے, لیکن کیونکہ بہادر آدمی تھا تو ظاہر ہے سنگل شرٹ میں وہ جو ہے انٹر ہو رہا تھا. اور نہ صرف وہ بہادر آدمی تھا بلکہ وہ فوٹوگرافر جو صبح اور رات کے درمیان وہاں جنگل میں گھوم رہا تھا. صحیح بات, وہ اتفاقاً گھوم رہا تھا یا اسے ٹپ مل گیا تھا؟ وہ اس سے میری بات ہوئی, وہ کہہ رہا ہے میں راستہ بھول گیا تھا, تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ ہو رہا ہے, روشنی آ رہی ہے, میں وہاں سے گیا تو درختوں کے درمیان میں سے میں نے دیکھا کوئنسیڈنس ہوتے ہیں دنیا میں یار, کوئنسیڈنس ہوتے ہیں اور لگاتار بھی ہو سکتے ہیں. بالکل لگاتار بھی. اب اچھا آپ کوئنسیڈنس کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ جی وہ عمران فاروق والے ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ سے پکڑے گئے اور ایک دفعہ چمن سے پکڑے گئے, ہو سکتا ہے. عافیہ صدیقی امریکن ورژن یہ ہے کہ قندھار میں وہ اسلحہ چھین رہی تھی, انٹیروگیشن ہو رہی تھی, اور وہ ظاہر ہے کہ اس نے گولی بھی چلائی, ایک بندہ زخمی بھی ہوا اور پھر وہ پکڑ لیا گیا. ایک نیریشن ہے جس کے تحت اسے سزا مل گئی. ایک نیریشن اس سے پہلے 6 سال چلتا رہا, لیکن جماعت اسلامی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں بھی تحقیق کر لے کہ عافیہ صدیقی گلشن اقبال میں اپنے گھر سے جاتے ہوئے کراچی ایئرپورٹ راستے میں غائب ہوئی تھی. بالکل. کیا یہ بھی امریکنز نے اٹھایا ہوگا؟ Anyway, I get your point. Okay. I get your point کا کیا مطلب ہے؟ تو تم جواب دو, آپ جواب دیں یار. جب ایک خبر چھپ چکی تھی کہ بھئی وہ اسلام آباد سے گرفتار ہو گئی, اور ہم پاکستانی صحافیوں کی خبر کو کانٹرڈکٹ نہ کیا, اور میں پہلے بتا رہا ہوں یہ امریکنز کو بھی پیغام. 4 سال یہ خبر چلی, تب تک جماعت اسلامی کا ایک بینر نہیں آیا, لیکن جیسے ہی امریکیوں نے اپنی کہانی پیش کی تو مل گیا, امریکیوں نے اٹھایا ہے.
वो बीच का जो हिस्सा था, जब तक न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपी वो खबर नहीं पाएगा। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अच्छा देखिए, अब फाइनली कमिंग अगेन बैक टू उज़ैर बलोच साहब, ठीक है, आपका क्या ख्याल है यार, कुछ निकलना है इसमें से? बिकॉज या एक और थियरी भी है, एक और थियरी भी यही है कि डॉक्टर आसिम को कितना भी स्क्वीज किया, इतना ही बोला है। हाँ, यार मेरे ख्याल में तो नाजरीन से भी ज्यादा भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी आजकल एक्टिंग क्लासेस दे रहा हूं को अगर पूरा निचोड़ के आपको लीमू का बड़ा शौक है, हमेशा कोई लीमू वाला उसके बाद आपके हवाले किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि उससे मजीद जूस निकलेगा? नहीं, माय पॉइंट इज कि एक थियरी है ये, ठीक है, कि डॉक्टर आसिम को मेरा ख्याल है पिछले कोई 1.5 लाख दिन हिरासत में रखा गया, अब तक एज सच कुछ चीज निकली नहीं है उसमें से। नहीं यार, ठीक है, नहीं अब ब्रिंगिंग उज़ैर बलोच इनटू द पिक्चर, आपका क्या ख्याल है कि ये कोई प्रेशर टैक्टिक है या ये एक्चुअली? अच्छा, इससे भी पहले एक और इंटरेस्टिंग खबर है। उज़ैर बलोच को गिरफ्तार हुए 72 घंटे हुए ना, उन 72 घंटे में 200 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी हो चुकी है। तो फास्ट फॉरवर्ड करके कर लिया होगा ना, मतलब तो कंप्रेशन भी होती है आप करें तो आप वीडियो में नहीं आ गई है ना। लेकिन चलिए ये तो यार हो नहीं सकता कि देखिए इंटरपोल की हिरासत में था, हो सकता है कि वहाँ के वीडियोस हैं यार, कम ऑन यार, आप क्लियरली तो नहीं कह सकते ना, पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है। इसलिए वाकई बहुत भोले हैं आप। अच्छा, आपको किसने कहा है 200 घंटे की वीडियोस है सर? आप भी जो है ना, मतलब भाई मैंने अभी एक प्रोग्राम में सुना है कि उज़ैर बलोच की 200 घंटे की वीडियोस मौजूद हैं, तो मैं कैलकुलेट कर रहा था कि 72 घंटे पहले तो वो गिरफ्तार हुआ है बेचारा, तो क्या मतलब सर आपने कभी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो मेरे ख्याल एक ब्रेक ले लेते हैं और मैं इसे एक जवाब दे दूं कि वो वीडियोस जो है ना वो उसके उन तमाम अफ्तारियों की हैं जिसमें सहाफ़ी भी गए हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी गए हैं, वो सारी वो वीडियोस 200 घंटे की वो हैं। आपने देखी? उस हमाम की तस्वीर नहीं है, उस हमाम की तस्वीर नहीं है जिसमें ये सब है। देखो ये आइंस्टाइन की जो टाइम थ्योरी उससे आगे की बात है, आगे की बात है, ये हम स्टीफन हॉकिंग पर आ गए हैं, उससे भी आगे की बात है, स्टार ट्रेक हो गई है। हाँ, लेकिन फिलहाल लेते हैं ब्रेक और न्यूज़ अपडेट सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब से 2 रोज़ कबल चारसद्दा में होने वाले जो अटैक था उसकी तहकीकाती रिपोर्ट आ गई, और न सिर्फ आ गई बल्कि उसने चारसद्दा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मुरद इल्ज़ाम ठहरा दिया और ये कहा कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। तो किस्सा ख़त्म हो गया क्योंकि मुजरिम तो पकड़ने नहीं है। यार आप मतलब किसी भी हाल में नहीं, मैं तो किसी भी हाल में आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि इतना आपका हमेशा यही होना होता है कि यार इतने हमले हो गए, इतने साने हो गए, कोई रिपोर्ट नहीं आई, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। यार ये 5 पेज की रिपोर्ट है, वैसे बड़ी अनोखी रिपोर्ट है, 5 पेज की है, एक एनेक्सी नहीं है, बिल्कुल एक रेफरेंस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है इसके अंदर। और ऐसे लगता है इसको पढ़ के कि सिर्फ बच्चा खान यूनिवर्सिटी के स्टाफ और फैकल्टी से बात हुई है, पुलिस की जाहिर है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और फेलियर है तो ऑब्वियसली इसका लुबे-लुबाब ये है, उन्होंने ये कहा है जब एपीएस हमले के बाद एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी तो चारसद्दा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक सिंडिकेट की मीटिंग बुलानी चाहिए थी जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से वो वाले इक़दाम लेने चाहिए थे जो कि एपीएस के बाद तजवीज़ किए गए, ना कि वो वाले जो उन्होंने किए, यानी जो 53 गार्ड्स उन्होंने रखे थे वो उनको छोड़ दें फ़िलहाल। तो ये अब क्योंकि एपीएस की अभी तक तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आई है तो मुझे नहीं पता कि एपीएस में क्या एपीएस स्कूल का जो मुझे जो बात अच्छी लगी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कि इससे उनकी एफिशिएंसी ज़ाहिर होती है कि एक हफ़्ते के अंदर उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मसलन 19 में से 8 सिक्योरिटी गार्ड थे, सिक्योरिटी इंचार्ज भी गायब थे, 40 उनके पास मुख्तलिफ बोर के असले थे, उनमें से सिर्फ 5 क्लास में अवेलेबल थी। पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची, पुलिस ने आने के बाद कार्रवाई से इनकार कर दिया ता वक्ते के फ़ौज ना आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एफिशिएंट, गुड रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान में जेल ब्रेक हुआ था जब केपी में तहरीक इंसाफ की नई हुकूमत आई थी। 2.5 साल तो हो गए होंगे इस बात, मेरे ख्याल है। जी हाँ, रिपोर्ट आई, वहाँ तो असला भी था,
ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ وہ اسلحہ چلائیں, ان کی تو ٹریننگ ہے, ان کا تو روزی روٹی اسلحہ تھا. جیل پولیس تھی نا, بالکل پیراملٹری فورسز تھی نا, اس کے باوجود وہ کتنے سو قیدی چھڑا کے آرام سے لے گئے جیپوں میں ہارن بجاتے ہوئے. رپورٹ پڑھی نہیں پڑھی. بنو جیل ٹوٹی, اس کے بعد 2 سال ہو گئے اس واقعے کو, رپورٹ پڑھی نہیں پڑھی. اس تناظر میں سلام کرتا ہوں کے پی کی حکومت کو کہ صرف 4 دن کے اندر انہوں نے باچا خان یونیورسٹی میں جو ہے کھول کے رکھ دیا کہ بھائی جان یہ ہوا تھا. مجھے اس سے غرض نہیں کہ جو کیمپس فورس تھی وہ وائس چانسلر کے ماتحت تھی یا نہیں تھی, اس کی ذمہ داری کیا تھی. جیسا آپ نے فرمایا انٹیلیجنس ایجنسیاں, میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ 4 سدہ اور پشاور کے مضافات میں باچا خان یونیورسٹی کے سانحے سے 1 ہفتے پہلے بچے کو معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کی میں نے یہ میڈیا میں خبر سنی ہے کہ 10 دن پہلے کے پی حکومت کو اور ریلیونٹ اداروں کو خبر دے دی گئی تھی کہ کسی بڑے تعلیمی ادارے پہ اٹیک ہونے والا ہے. کامن سینس کی بات یہ ہے کہ جو اٹیکر ہیں وہ باچا خان کے نظریاتی دشمن ہیں. باچا خان کی برسی آنے والی ہے, اس میں سینکڑوں لوگ آنے والے ہیں, تو ایک عام آئی کیو کے پولیس افسر کو بھی گھنٹی بجنی چاہیے تھی کہ یہ پوٹینشیل ٹارگٹ ہو سکتا ہے. اس سے 1 دن پہلے پوری یونیورسٹی سکین ہو جانی چاہیے تھی, کارڈن آف ہونی چاہیے تھی, اس لیے کہ اتنا بڑا فنکشن ہونے جا رہا تھا. لیکن نہیں, وہ وائس چانسلر نہیں تھے بھیا. بلوچستان حکومت نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ کیمپس فورس بنانے کا اعلان کیا. 60 لوگ جو ہیں ویل ٹرینڈ, ان کو اسلحہ دیا جائے گا اور ہر کیمپس میں رکھا جائے گا. لیکن وہاں بھی وائس چانسلر جو ہے وہ علامتی سربراہ ہے, اس لیے کہ وائس چانسلر کا یہ کام ہی نہیں ہے. بالکل. جو آپریشنل ذمہ داریاں ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول, وہ لوکل پولیس کے پاس ہوگا. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, وہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کے پی نے تو اس طرح کا کوئی انیشیٹو نہیں لیا, بلکہ کسی اور شعبے نے باقاعدہ ایک کیمپس فورس اس طرح سے ٹرین کر کے بنائی. میرے خیال میں میرے علم میں پہلا واقعہ کے پی نے ایسا کیا تو میرے علم میں نہیں ہے, بٹ اٹ از اے گڈ انیشیٹو. یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ کسی پبلک یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر کو ہی مورد الزام ٹھہرا کر کے آپ جو ہے نا سر بکری باندے سینگ سے روانہ ہو گئی ہے بکری. تو اب میں پھر تو چھوٹی ہے ذات بکری کی. نہیں ویسے روانہ نہیں ہوئی, کیونکہ ابھی جو باقی سٹاف ہے, جو فیکلٹی ہے یہ کیس تو باچا خان کا کلوز ہو گیا یونیورسٹی کا, تو وہ کافی پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. اب انہوں نے مسترد کر دیا, یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ رپورٹ مسترد کی. انہوں نے کہا ہے جوڈیشل انکوائری. بالکل جوڈیشل انکوائری, یار بڑا خوفناک لفظ ہے, انہوں نے استعمال کیسے کر لیا. جے سی ویسے جوڈیشل انکوائریاں کس کا نام لو یار, اتنی ہوئی ہیں, وہ کہاں ہیں؟ جوڈیشل انکوائری سے بھی کیا ہو جائے گا؟ جو بھی ہوگا جے آئی ٹی سے وہی ہوگا. اجتماعی خبروں کی بھی ہوئی تھی, ایبٹ آباد کی بھی ہوئی تھی, پتہ نہیں کس کی ہوئی تھی, کہاں ہے آپ یہ چھوڑیں. ایک جوڈیشل انکوائری 1971 کے حمود الرحمان کمیشن جس پہ بنا تھا وہ بھی ہوئی تھی, اور وہ وقفے میں کتنی دیر ہے؟ وقفے میں ابھی تھوڑی دیر ہے. میں بات اگر کمپلیٹ کر لوں تو وہ انکوائری کوئی 25 سے 30 برس کے بعد ایک بھارتی جریدے میں چھپی, تو اس کے بعد پاکستانیوں کو بھی پڑھنا نصیب ہو گیا کہ 1971 میں کیا ہوا تھا. تو اگر جوڈیشل انکوائری کا ہی آپ انتظار کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں ہم لوگوں کی عمر اتنی رہ نہیں گئی ہے کہ اب ہم شاید. پاکستان کا جو قومی جانور ہے وہ پتہ کیا ہے آپ کو؟ مارخور. میرے خیال میں اس کی جگہ بکری ہونا چاہیے, اس کے ساتھ آسانی سے آپ اپنی بے اعتدالیوں کی دھجی باندھ سکتے ہیں. ایک سفارش ہے, تجویز ہے. میرا خیال ہے کہ اس تجویز پر ہم غور کرتے ہیں. اتنے میں میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی مختصر سی بریک لے دیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ چھوڑیں آپ عزیر بلوچ, چھوڑیں آپ باچا خان یونیورسٹی کو, آج کی سب سے زیادہ اہم بریکنگ نیوز کیا تھی, اور وہ ہے خبریں نہیں صرف سنسنی. آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اب مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آج میں اپنے 2 ساتھیوں سے بہت ہی مایوس ہوں.
पूछे मैं आपसे क्यों मायूस हूँ? क्यों? क्योंकि मैं आप दोनों को समझता था कि आप दो बहुत तजर्बेकार, मशहूर और मारूफ सहाफ़ी हैं। पूरे शो में इंतज़ार किया, आपने उज़ैर बलोच की बातें की, आपने पता नहीं नोरिएगा की बातें की, बीच में फिर ये बाचा खान यूनिवर्सिटी की बातें की, जो सबसे बड़ी सबसे अहम खबर थी आज की, उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया। आपको पता भी है वो कौन सी खबर है? कौन सी खबर? नहीं पता आपको? नहीं। मैं बताता हूँ। अब ये बीन बजा के सांप निकालेंगे। हाँ, ये ले, देखिए साहब को न्यूज यहां पर शामिल करेंगे। अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन जिंदा है, ये कहना है एडवर्ड स्नोडेन का। उन्होंने ये दावा किया है सीआईए ने उसामा की फर्जी मौत का ड्रामा रचाया है। सीआईए उसामा बिन लादेन को $1 लाख माहाना अदा करती है। उसामा 2013 तक जज़ायर बहमास में अहल खाना के साथ मुकीम थे, जबकि 2011 में उसामा बिन लादेन को हलाक करने का दावा किया गया था। बिल्कुल, मॉस्को से आपको खबर दे रही है, अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन जिंदा है, ऐसा कहना है एडवर्ड स्नोडेन का। और उनका दावा है कि सीआईए ने उसामा की फर्जी मौत का ड्रामा रचाया था। सीआईए उसामा बिन लादेन को $1 लाख माहाना अदा करती है। देखा, सुना आपने? ये इंकशाफ एडवर्ड स्नोडेन ने किया है। एडवर्ड स्नोडेन वो शख्स है जिन्होंने NSA, अमेरिका का एक लीडिंग स्पाई एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की, बहुत डॉक्यूमेंट्स लीक की, उनकी सारी सर्वेलेंस प्रोग्राम को एक्सपोज करके फ्लाइट पकड़ के अभी मॉस्को बैठे हैं। अब ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया हिल गई है, बिल्कुल जिस तरह मैं अभी ये टेबल हिला रहा हूँ। अगर मैं इसको हिलाता गया टेबल टूट जाएगी, हम सब लोग जख्मी हो जाएंगे। इतनी बड़ी खबर है ये, मैं आपको सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे मिस हो गई ये? आपसे पता नहीं कैसे मिस हुई, क्योंकि मैंने जब ये स्टोरी देखी तो मैंने कहा कि यार अभी हम लोकल हमारे चैनल चला रहे हैं, 2 चैनल चला रहे हैं, एक सेकंड के अंदर CNN पे होगी, BBC पे होगी, या चले वो तो CIA के टट्टू हैं, अल जजीरा पे तो आएगी, कम अज कम टाइम्स ऑफ इंडिया में आ जाएगी। फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि ऐसी लखनऊ में कौन सी रजिया है जिसे हम नहीं जानते। सर, इस रजिया को कोई नहीं जानता। ये मिस हो गया। मसला ये है कि रजिया है ही नहीं। रजिया कहाँ से आई? पहले तो आपको सर रजिया की भी दास्तान सुनाते हैं। ये स्टोरी पिक की गई थी एक US वेबसाइट से। US वेबसाइट का नाम है usapoliticstoday.com। ये देखें, तस्वीर भी है जी, तस्वीर भी है, आप देखें यार, देखें आंख मिल रही है, और वो सबूत की लाल लकीर है यार, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? ठीक है, ये आई थी USA Politics Today। अब जनरली जब हम सोर्स को देखते हैं, हम देखते हैं किस तरह की वेबसाइट है। US लिखा हुआ है, US लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स भी लिखा हुआ है, टुडे लिखा हुआ है, आपको और क्या चाहिए भाई? ब्रेकिंग लिख दें उसके साथ, US टुडे की सब्सिडरी होगी, ऐसा ही कुछ होगा। तो पहले यूजुअली हम लोग यही बात करते हैं कि सोर्स देखा करें, तो इस वेबसाइट पर और किस तरह की खबरें हैं पहले ये भी देख लेते हैं। एक स्टोरी इसमें ये लिखी हुई है कि जी हिटलर भी जिंदा है, और FBI का कहना है कि वो अर्जेंटीना फरार हो गए और अभी तक वहां ही रह रहे हैं। तो मतलब कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी वेबसाइट है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी सारी स्टोरियां गलत हो, बिल्कुल, क्योंकि एक ब्रोकन क्लॉक भी होती है, दिन में 2 दफा तो 12 ही बजते हैं ना जी। हाँ, 2 दफा तो सही होती है। नाम तो असली है, USA है। तो फिर अगर इस स्टोरी में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, थोड़ी सी मेहनत का काम है, 2-3 सेकंड लग जाते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है सोर्स। अगर आप उस सोर्स को क्लिक करें तो एक और वेबसाइट खुलती है, और वो है वर्ल्ड न्यूज पॉलिटिक्स। ये इसको आप एक दफा क्लिक कर लें। वर्ल्ड न्यूज पॉलिटिक्स पर क्या किस तरह की कहानियां शाया होती हैं आपको बता देते हैं। एक खबर ये है कि यूनाइटेड नेशंस की फौज अमेरिका में दाखिल होकर अमेरिकन शहरियों की बंदूक उनसे छीनने के प्लान बना रही है, और अगर किसी ने रेजिस्ट किया तो सदर ओबामा ने ऑर्डर कर दिया है कि गोली से मार दो, उड़ा दो उनको। मतलब कि एक और राइट विंग कंस्पिरेसी थियरी टाइप ब्लॉग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्टोरी गलत है। हो सकता है कि उसामा बिन लादेन लाख $1 के वजीफे पर बहामे के बीच में बड़ी लंबी चौड़ी पार्टी कर रहे हैं, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन इस स्टोरी को भी अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो एक और सोर्स है, और वो सोर्स है वर्ल्ड न्यूज डेली रिपोर्ट। अब इस वेबसाइट पे जिस तरह की स्टोरियां छपती हैं मैं बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल जिस तरह आप वो मुहावरा नहीं बयान कर सकते थे, क्योंकि आखिरकार कैमरा भी एक चीज़ है और हमारी बोलती बंद हो जाएगी। अगर आप इन स्टोरीज पर भी ना जाएं, तो अगर वो अबाउट अस नहीं होता कि हम क्या करते हैं, हमारा क्या मकसद है, उस पर आप क्लिक करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जी यार खुदा के लिए हम एक तंजिया वेबसाइट है, और हमारी किसी भी कहानी का असलियत के साथ कतन कोई लिंक नहीं। अंग्रेजी में होगा, अंग्रेजी तो फिर हमारी मतलब कि यार देखें कि उन्होंने तंज में से भी खबर निकाली ये चीज। लेकिन यार देखो, अब मतलब ऑल जोक्स असाइड, एक मेरी अपील है यार, बस
5 मिनट गूगल कर ले मेरे भाई, 5 मिनट गूगल कर ले। नहीं तो देखो, नहीं करोगे तो फिर हम जैसे बदतमीज लोग इस तरह की बदतमीज बातें करेंगे और फिर मुझे मौका मिल जाएगा एक क्लिप चलाने का। आपको पता है वो कौन सा क्लिप चलने वाला है अभी? आपको पता है कौन सा क्लिप चलने वाला है? नहीं पता, नहीं चला, वो प्रोड्यूसर को भी नहीं पता। हाँ मैं चला रहा हूँ यार, चला दे यार, चला दे। तोबा तोबा वो और तोबा और देखा गया है। तोबा ये पहली दफा इस तरह हुआ है। सॉरी वो सर, सॉरी देखने वाले क्या समझ रहे होंगे, हमारे पास हस्बे मामूल मटेरियल खत्म हो गया तो हो गया। यार बात सुनो, ये सिर्फ एक चैनल का मसला नहीं है, लाखों लोग बहुत सारी चीजों पे यकीन करते हैं। मसलन आज भी लाखों लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि ये सब ड्रामा है, चांद पे कोई नहीं उतरा, चांद पे कोई उतर नहीं सकता। हिंदुस्तान में लाखों लोग आज भी यकीन रखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस तैयारे के हादसे में नहीं मरे, वो कहीं गायब हो गए हैं और एक दिन आ जाएंगे। भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी तो तकरीबन 1-1.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा कि वो जो है कहीं लीबिया में खुफिया ज़िंदगी गुजार रहे हैं या कहीं शाम में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। एल्विस प्रेस्ली के बारे में अभी तक बोला जाता है। अच्छा, 9/11 पे जो वर्ल्ड ट्रेड टावर थे उसमें यहूदियों ने एक दूसरे से कहा कि उस्ताद आज काम पे मत आइयो, आज कुछ होने वाला है। इस पे लाखों लोग बिलीव करते हैं। एक सेकंड में आपको इंटरप्ट करूंगा। ये जो आपने चांद पर उतरने की बात की, ये कौन इतना अहमक है कि ये बिलीव कर सकता है? क्योंकि जाहिर है कि अगर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अजान सुनी थी, फिर वो मुसलमान बन गए, तो अगर वो चांद पर पहुंचे नहीं होते तो ये कैसे होता है? अच्छा, ये भी स्टोरी सुनिए। लियाकत अली खान है, लियाकत अली खान को लियाकत अली खान को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने मारा है। यार हो सकता है ऐसा हुआ, हो सकता है सर। लेकिन देखें, चांद पे कोई उतरा ना हो, हमारे यहाँ चांद जरूर जमीन पे उतर आता है, चाहे वो शायरी में अच्छा हो, लेकिन बात, मेरी बात सही है। देखो ना, चांद इतना सा तो है, हाँ, तो उस पे कैसे आदमी उतर सकता है? सही बात। आपने चांद को देखा है? जी हाँ। कितना है? आज तो आधा था। हाँ। उस पे आदमी, तो जाहिर है कि लाखों लोग जो हैं इस यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है अगर उसामा बिन लादेन बहामास में जो है छुट्टियां गुजार रहे हैं तो इससे क्या। ताहिरुल कादरी साहब हैं अपने, उनकी तो आप थेरी पे आमन्ना और सदकना कह देते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने उन्हें 14 बरस दर्स दिया है, उस पर तो आप कहते हैं सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो अगर यार कोई गरीब जो वेबसाइट है वो इस तरह का काम कर रही है और कोई हमारा जिम्मेदार चैनल उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के पे चला रहा है, तो वो आपका क्या जा रहा है? सर मेरा तो आ रहा है, वही लतीफ़ा मुझे है। तो मतलब आराम से 7-8 मिनट का कंटेंट मिल गया है मुफ्ते में बैठे बैठे। ये वही, मैं तो खुश हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ही क्या करो यार। ये वही लतीफ़ा है जिसको मैं पैमरा के नज़रों के सामने सुना रहा हूँ। और वो ऐसे कि घर में एक चोर आ जाता है, तो जो जब वो आता है वो बंदा, और वो चोर जो है वो घर वाले के साथ मिला हुआ होता है। जब वो आता है तो चोर जाके अलमारी में छुप जाता है और वो सारा देखता है इधर उधर। तो वो जो घर वाला मिला होता है वो कहता है आप चले जाएं, कोई ऐसा मसला है? उसने कहा अच्छा चला जाता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है मुझे, क्योंकि रिंग आई थी और मेरा ख्याल में सिक्योरिटी अलार्म भी लगाया हुआ था। अचानक वो अलमारी खोलता है तो चोर खड़ा हुआ होता है ना, कहता है तुम कौन हो? तो कहता है जब इसकी इतनी बातें मान ली तो ये भी मान लो कि मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ। तो यही हाल है, चांद हमारे आंगन में उतरते रहेंगे और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ भी चलती रहेंगी। शुक्र है खुदा का ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, शुक्र है खुदा।